आज नागपुर की सरजमीन पे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वाम से DS4 के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब की 91 जयंती के अवसर पे मैं अपनी बात रखने से पहले सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हमारे नागपुर के तमाम सम्मानित साथी, आज महाराष्ट्र के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे जी, सम्मानित पूरी बॉडी जो मंच पे उपस्थित है, और सम्मानित जिले से चल के आए हमारे सम्मानित साथी, हमारी माताएं बहनें, काफ़ी लंबे समय से मुझे अभी बताया गया कि करीब 3 बजे से आप लोग माननीय कांसीराम साहब के इस जयंती के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए या संकल्प लेने के लिए आप लोग इधर पहुंचे हैं और 9 बजने वाले हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे थे बड़े ही सम्मानित साथी हैं और जिनको बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मानित भी किया था, लेकिन हमने बीच में इसलिए रुकवा दिया कि हमें लगा कि आप लोग थोड़ा जल्दी में हैं, इसलिए हमने अध्यक्ष जी से कहा कि हमारी स्पीच करा दीजिए, इसके बाद एक गीत उसके बाद रखवा देना। तो मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं। मैं आप सभी लोगों का मंच के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि ये पहली बार मुझे आपके प्रदेश में या नागपुर की धरती में आने का हमें मौका मिला और जिस मौके पे जिस तरह का आप लोगों ने हमें सम्मान दिया है, जिस तरह आप लोगों ने हमें सम्मानित करने का काम किया है, मैं उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम कोई नेता परिवार से ताल्लुक रखने वाला शख्स नहीं हूं। आप लोग तो खुशनसीब हैं जहां पे बाबा साहब के भी संघर्ष, मैं जब आज प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे ले गए एक घर में खाना खाने के लिए, तो मेरे अंदर हमेशा यह चाहत बनी रही कि मुझे उन लोगों से मुलाकात हो जाए, उन लोगों को देख लूं जिन लोगों ने कभी बाबा साहब को देखा या बाबा साहब के साथ काम किया। आप लोग धन्य हैं जिस धरती पे इतने बड़े बड़े महापुरुष, चाहे फूले जी हो, साहू जी हो, क्योंकि मैं बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहता, मैं कम समय में अपनी बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो मन में लालसा थी हमें भी
कि हमें कभी वो मौका मिले कि हम उस धरती को भी छू के एक बार सैल्यूट करें जिस धरती पे इस तरह के महापुरुष पैदा हुए और उन महापुरुष ने हमारे जैसे लोगों को, जिस समाज में हम पैदा हुए, अध्यक्ष जी हमारा परिचय दे रहे थे, हमने कहा हम कोई राजनीतिक परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। हम परिचय में इंट्रोडक्शन में बताए थे कि हम लोग गरीब परिवार के लोग, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, जहां पे दिन भर संघर्ष करने के बाद शाम को घर में चूल्हा जलता था। हम लोग वहां से निकल के बनारस और इलाहाबाद में जब शिक्षा प्राप्त किया या शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, हम लोगों ने कभी बाबा साहब को भी नहीं देखा, हम लोगों ने कभी बाबा साहब को भी नहीं पढ़ा। उसका रीजन ये रहा कि बाबा साहब का जो आंदोलन उत्तर प्रदेश के आगरा तक 1956 में पहुंचा, लेकिन उसके बाद आगे बाबा साहब हम लोगों के बीच में नहीं जा पाए। और जब बाबा साहब हम लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाए तो हम लोग बहुत कुछ बाबा साहब के मूवमेंट, साहू जी, फूले जी के मूवमेंट से अनभिज्ञ थे। तो जब इस मूवमेंट से अनभिज्ञ थे तो बहुत कुछ सोच नहीं पाते थे। हम तो हर मंचों से, क्योंकि जयंती मान्यवर कांसी राम साहब की है, हम हर मंचों से मान्यवर कांसी राम साहब का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि धन्य है मान्यवर कांसी राम साहब, जिस परिवार के माँ बाप को कभी सम्मान से कुर्सी भी नहीं मिली और उस परिवार के बेटे को नीला झंडा पकड़ा के जब इस मूवमेंट में लगा दिया, तो वह बेटा जब आज भी किसी जिले से निकलता है तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है। आज कलेक्टर को भी बड़े अदब और सम्मान से कहना पड़ता है कि राजा राम जी से 1 मिनट बात हो जाएगी क्या। मैं ये कहना चाहता हूं, मान्यवर कांसी राम साहब ने हम लोगों को जो समझाया, गुरु किल्ली की बात करते थे कि पॉलिटिकल पावर। मैं एक वाकया बता रहा था कि मान्यवर कांसी राम साहब से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर तुम्हें इस आंदोलन के साथ काम करना है, तो मैंने एक लाइन कहा था कि साहब मैं नेता नहीं हूं, मैं इस आंदोलन के साथ काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा तुम करना क्या चाहते हो? मैंने कहा साहब मैं तो गरीब परिवार का बेटा हूं, बड़ा संघर्ष करने के बाद हॉस्टल में माँ बाप हमें 200 रुपये महीने भेजते हैं, तो 200 रुपये में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हमारा मकसद है कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी और नौकरी करके माँ बाप को रोटी और सम्मान दिलाना, ये मेरा मकसद है। यह बात 93 में मान्यवर साहब और माननीय बहन जी के बीच में हमने रखा। मान्यवर साहब ने कहा भाई रोटी तो समझ में आती है, क्योंकि रोटी नौकरी करने के बाद तू माँ बाप को दिला सकता है, खिला सकता है, लेकिन सम्मान कैसे दिलाएगा यह मुझे समझा दो। मान्यवर साहब ने जब कहा कि समाज या परिवार को सम्मान तू कैसे दिलाएगा ये समझाओ मुझे, मैं चुप था। तब मान्यवर कांसी राम साहब को लगा कि इस लड़के के समझ में नहीं आ रहा है कुछ। उन्होंने कहा सुनो, सबसे बड़ा अगर नौकरी करना चाहोगे तो कलेक्टर से बड़ा तुम और कुछ नहीं बन सकते। सबसे बड़ी पोस्ट कलेक्टर की होती है, यूपीएससी क्वालिफाई करोगे तो कलेक्टर बन जाओगे। लेकिन इस व्यवस्था में, जो इस देश की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में तुम जिस समाज में पैदा हुए, जिसको चाहे आप महार समाज कहें या जो भी तमाम नामों से पुकारा जाता है,
जिस समाज में तुम पैदा हुए वह समाज में कलेक्टर भी आज अपर कास्ट के चौकट के अंदर भी नहीं जा पाता। तो फिर तुम कलेक्टर भी बन जाओगे तो भी तुम अपने माँ बाप को सम्मान नहीं दिला सकते। मेरी समझ में आया, मैं आप लोगों से केवल इतना अपील करने आया हूं। मैं जितने लोगों से मिला सबने, ज्यादातर लोगों ने यह बातें मुझे बताई कि हमने मान्यवर कांसीराम साहब के साथ इस आंदोलन में कदम से कदम मिला के चला। हमने मान्यवर कांसीराम साहब से कैडर लिया, हमने माननीय बहन जी का कैडर लिया। मैं आप लोगों से केवल अपील करने आया हूं। मैंने कहा मैं भी उस परिवार का ही सदस्य हूं जिस परिवार के आप सदस्य हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा बाबा साहब को नहीं देखा हम लोगों ने कभी, लेकिन जब मान्यवर कांसीराम साहब बाबा साहब का मूवमेंट लेके हम लोगों के बीच में गए, फूले जी साहू जी का मूवमेंट लेके हम लोगों के बीच में पहुंचे, तो हम गरीब लोग उस आंदोलन को इतनी मजबूती से पकड़े कि आप लोगों को जानकारी होगी कि जब 95 में हमारी सरकार बनी, 67 विधायक हमारे आए, तो सबसे ज्यादा विधायक वहीं से आए जो सबसे गरीब क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का है। क्योंकि हम लोगों को के अंदर वो भाव डेवलप किया। और मेरा तो सौभाग्य है कि 93 से कंटिन्यू मुझे साहब और बहन जी के साथ रहने का मौका मिला और उनके बीच में रह के हमने काम को किया है। मुझे आज खुशी है, इस बात की खुशी है, पहली खुशी की मुझे महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में आने का मौका मिला, बाकी स्टेट तो हमारे पास रहे ही। महाराष्ट्र ही स्टेट ऐसा था जो हमारे पास नहीं था और हम आना चाहते थे, देखना चाहते थे। और आज मुझे लगा कि अभी तो मुझे चंद दिन हुए हैं अध्यक्ष जी, जब हमें लखनऊ में ये बताने लगे कि हम ओपन कार्यक्रम कर रहे हैं और अच्छा कार्यक्रम करेंगे, तो कहीं न कहीं डर मुझे भी महसूस हो रहा था कि इतने कम समय में क्या अच्छा कार्यक्रम कर लेंगे आप। लेकिन आज जब आप लोगों के हुजूम को मैंने देखा तो आज मुझे भरोसा हो गया कि नागपुर भी अब उत्तर प्रदेश के पैटर्न पे चलेगा। और मैंने सर्किट हाउस में भी कहा कि लोग उत्तर प्रदेश का मिसाल देते थे, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते थे कि उत्तर प्रदेश की मिसाल देके पूरे देश में चलते थे। लेकिन इस बार मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने प्रदेश में एक मिसाल कायम करो कि आमदार जिता के पूरे देश में मैसेज दो कि अब नागपुर या महाराष्ट्र भी उत्तर प्रदेश से पीछे नहीं। इसलिए मैंने कहा मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती, जन्म, संघर्ष आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि आपसे कम तो हमने जाना। हमें तो मान्यवर कांसीराम साहब से सीखने को मिला और हम लगातार जब उनके साथ होते थे तो हम जिक्र भी करते थे। मैंने एक दिन सवाल कर दिया मान्यवर साहब से, मैंने कहा साहब जब आपको बाबा साहब के आंदोलन को ही चलाना था तो बाबा साहब की आरपीआई भी तो थी और बाबा साहब की आरपीआई के साथ लग के भी बाबा साहब के आंदोलन को चलाया जा सकता था। तब उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, वो कैडर का सब्जेक्ट है, फिर कभी आपके बीच में आएंगे। उन्होंने कहा मैंने 64 में रिजाइन करने के बाद मैं इन्हीं लोगों के टच में लगा। मेरी कोशिश रही कि आरपीआई को आगे बढ़ाया जाए, मेरी कोशिश थी यह पार्टी आगे बढ़े। लेकिन जितने भी उस समय के लीडर थे
या जितने भी बाबा साहब के साथ बाबा साहब के लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे, जो बाबा साहब को भरोसा दिलाते थे कि बाबा साहब आपके जीते जी और आपके जाने के बाद भी यह आपका आंदोलन हम कभी पीछे आने नहीं देंगे, जो बाबा साहब को भरोसा दे रहे थे, उन लोगों ने मान्यवर कांसी राम साहब को सबसे बड़ा झटका कब दिया? जब 1971 में पूना की गाडगे धर्मशाला में एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? उस समय लोकसभा की 521 सीटें हुआ करती थी। 520 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और एक सीट पे बाबा साहब की आरपीआई चुनाव लड़ेगी। मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा उस दिन मुझे झटका लगा, और उस दिन उन्होंने फैसला किया कि अगर हमें बाबा साहब की आरपीआई को हम कोशिश करके भी हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो लीडर लोग हैं वो अपने स्वार्थ में ज़्यादा, समाज के हित में कम सोचते हैं, इसलिए हमें कोई अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और उन्होंने यह सोचा और यह सोच के उन्होंने उत्तर भारत की तरफ प्रस्थान किया। इसके बाद आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने वाम से DS4 BSP बनाई। लेकिन मैं केवल कहना चाहता हूं, 96 में एक समझौता हो रहा था। 96 में एक समझौता हो रहा था कांग्रेस और BSP के बीच। कांग्रेस और BSP के बीच में एक समझौता उत्तर प्रदेश में हो रहा था। हम लोग भी बड़ा अचंभित थे, लेकिन माननीय कांसी राम साहब से सवाल पूछ नहीं सकते थे, इतनी हैसियत थी नहीं, इतनी हिम्मत थी नहीं कि जिस कांग्रेस ने कदम कदम पे हमें रोड़े अटकाया, रोकने का काम किया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को 1952 में भी चुनाव नहीं जीतने दिया, जिस कांग्रेस ने भंडारा का उपचुनाव भी बाबा साहब को नहीं जीतने दिया, जिस कांग्रेस ने हर जगह हमें ब्रेकर का काम किया, उस कांग्रेस से मान्यवर कांसी राम साहब क्यों समझौता कर रहे हैं, इस समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम लोग सवाल नहीं कर पाते थे। लेकिन समझौता हुआ, और जब मान्यवर साहब मंच पे गए तो उन्होंने अपने स्पीच में क्या बोला? उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस को घुटने से नीचे ले आ दिया। मैंने कांग्रेस के साथ समझौता क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया था। कांग्रेस ने 1971 में बाबा साहब की पार्टी को एक सीट दिया था। मुझे इतना बुरा लगा था, इतना बुरा लगा था कि जब हम किसी भी प्रदेश को तैयार करेंगे तो वह स्थिति महाराष्ट्र वाली, हम उसको उस स्थिति में उस प्रदेश में ले आएंगे। और 425 सीट हुआ करती थी विधानसभा की, और मान्यवर कांसी राम साहब ने कांग्रेस को कितनी सीट दी थी? 125 सीट पे, जो देश के तमाम स्टेटों में उसकी सरकार थी। सेंटर में सरकार कितनी बार बना चुका, उस पार्टी को मान्यवर कांसी राम साहब ने 125 सीट दिया, और खुद उन्होंने 300 सीट पे BSP को चुनाव लड़ाया। उन्होंने कहा, मैं बाबा साहब के अपमान का बदला लिया, क्योंकि बाबा साहब का अपमान उन लोगों ने महाराष्ट्र में किया, तो मैंने उत्तर प्रदेश के लोगों को तैयार करके वहां का बदला मैंने उत्तर प्रदेश में लिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों से अपील करने आया। हमें आपका जोश देख के बहुत अच्छा लगा है, लेकिन इस जोश को आप लोग थोड़ा सा वर्क में अगर तब्दील कर लें, क्योंकि जब हम बार बार बहुजन समाज की बात करते हैं कि हमारा वोट इतना ज्यादा, हमारी तादाद इतनी ज्यादा, और राजा तो वोट के बल पे बनता है, आमदार खासदार तो वोट के बल पे बनता है। इतनी बड़ी तादाद हमारी, तो हमारा विधायक या
आमदार और खासदार क्यों नहीं बनता है? हमारा आमदार और खासदार क्यों नहीं बनता है? हमें इस पे गहन मंथन और चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा जोश खूब है आप में। ये पहला कार्यक्रम था, पहले कार्यक्रम में आपका जोश देख के हमारा भी सीना गदगद हुआ है। मैं अभी जाके 10 बजे ही अगर मैं यहाँ से गया तो सबसे पहले मैं बहन जी को यही बताऊंगा कि बहन जी, नागपुर वालों ने इस बार तो पूरा साहब की जयंती का, अभी अगर देश में हर जिले में हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि बहन जी आप सारे प्रदेशों की अगर तुलना कर लें तो मैं आपको बता रहा हूं कि नागपुर का प्रोग्राम आज का नंबर 1 प्रोग्राम था। ये अभी हम बताएंगे। लेकिन मैं ये चीज और कहना चाहूंगा, जोश तो ठीक है, लेकिन इसके साथ होश भी होना चाहिए। अगर होश नहीं होगा तो जोश फिर बिना काम का हो जाएगा। आप सभी लोग कहते हैं कि हमने मान्यवर कांसी राम साहब का कैडर लिया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपको कैडर से किसने रोका? किसी ने रोका था? आप पूरे समाज का ठेका मत लो। अगर आप लोग कैडर वाले लोग हो तो आप अपने बेटी को भी तो कैडर दे सकते हो। आप अपने बेटे को भी तो कैडर दे सकते हो। आप अपने बहू को भी कैडर दे सकते हो। जब आपका बेटी बेटा बहू कैडर वाली हो जाएगी तो फिर आपका मूवमेंट कैसे रोकेगा कोई? आपका मूवमेंट फिर रुकने वाला नहीं। अब आप हमसे केवल परमिशन मांगते हो, कभी माननी बहन जी से परमिशन मांगते हो कि साहब कैडर ब्रेक हो गया। कैडर ब्रेक नहीं हुआ है, कैडर आपने देना बंद किया है अपनी मर्जी से। कभी नेता ने नहीं कहा कि बीएसपी का कैडर रोको आप लोग। और आप अगर अपने घर को कैडराइज कर दो फिर आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आज अपील करूंगा, मैंने कहा जोश के साथ ही अगर होश आप कर लें। आज भी मैं आपके घरों में जब जाता हूं, सारे प्रदेश, अभी भी हमारे पास आपका, मैं 2 रोज से चल के आज मैं गुजरात से पहुंचा हूं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ये सारे स्टेट का आज भी मैं इंचार्ज हूं। और मेरे विषय में आप लोग, मेरी आपकी पहली मुलाकात है, लेकिन चर्चा हमेशा रहती। हमारे नेता भी कहती थी, मान्यवर साहब भी कहते थे कि इस लड़के को कोई खरीद के दिखाए, कोई इस लड़के को झुका के दिखाए। ये हमारे नेता भी कहते थे। और मैं आज आपको भी कहना चाहता हूं कि हमारा 24 घंटे का जो टाइम होता है, हमारे पास घर की चिंता नहीं है, हमारे पास बीवी बच्चों की चिंता नहीं है। क्योंकि जब हम मान्यवर साहब और माननी बहन जी से मिले तो मान्यवर साहब और माननी बहन जी ने एक लाइन कह के मुझे तैयार किया कि ये बड़ी मुश्किल से आंदोलन चला है, बड़े कुर्बानी के बाद ये आंदोलन आगे बढ़ा है, तो अगर तुम्हें इस आंदोलन में लगना है तो कुछ न कुछ त्याग तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। हमने कहा साहब आदेश करो, बहन जी आदेश करो। और आज भी हम कहते हैं, अभी भी मैं प्रदेश वालों को कह रहा था, मैं तो एक लाइन, जब इन लोगों ने बार बार मांग की कि हम चाहते हैं कि आप जैसा व्यक्ति हमारे प्रदेश में रहे, मैंने कहा कुछ चीजें हमारे दायरे में नहीं आती। हमें कहां काम करना है ये हमारी सुप्रीमो डिसाइड करती है। अगर हमें आपके प्रदेश में काम करने का मौका मिला तो ये हमारे सुप्रीमो के आदेश पे मिला है। लेकिन इतना मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में हमें वर्क मिलता है
वहां कोई गुट नहीं होता, वहां केवल होती है बहुजन समाज पार्टी। हमने कहा पैसे से खरीद नहीं सकते। मैं एक वाकया बता दूं, हम लोग जब पढ़ने आए, मैं तो बहुत गरीब परिवार से आया, पैसे नहीं होते थे। 200 रुपए में एक महीना बिताना इतना आसान नहीं होता था। तो बनारस में होटलों में जब हम लोग खाना खाते थे तो 25 पैसे की रोटी मिल जाती थी और दाल फ्री मिलती थी। दाल के पैसे नहीं लगते थे, तो 2 रोटी खा के 4 प्लेट दाल पी लेते थे। पैसे नहीं थे। लोग कहते साहब चाय पी लीजिए। मैंने कहा मैंने जिंदगी में चाय, बीड़ी, सिगरेट, पान तो छुआ भी नहीं। उस समय ये था जब मैं लोगों को देखता था तो मन करता था कि चाय पीनी चाहिए। उस समय पैसे नहीं थे, इसलिए चाय नहीं पिया। लेकिन जब इस लायक बना तो ये पता चल गया कि चाय कितने फायदेमंद है कि नुकसानदेह, इसलिए मैं चाय भी। और जिस साथी की, जिस व्यक्ति की आवश्यकता 2 रोटी और दाल है, उसको कोई क्या मैनेज करेगा, उसको कोई क्या खरीदेगा। इसलिए ये चैप्टर तो हमारे साथ क्लोज है। और ये लोग कह रहे थे, और मैंने एक लाइन कहा कि मैं तो मान्यवर साहब और माननीय बहन जी से प्रभावित होकर जुड़ा। मेरी बात गले के ऊपर से नहीं आती है। मैं जिस भी प्रदेश में जाता हूं, मैं जो समझता हूं कि मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं आपका भाई हूं, किसी का बेटा हूं, आपका ही खून इधर भी है। तो मैं इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह खून में वफादारी है, गद्दारी का दूर दूर तक निशान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं निश्चिंत आपको करना चाहता हूं कि आंदोलन मूवमेंट में वही लोग चल पाएंगे जिनके अंदर निष्ठा, ईमानदारी और मूवमेंट के प्रति समर्पण होगा, वही बहुजन समाज पार्टी में चल पाएगा। बाकी चीजें तो हमारे साथ चलेगी ही नहीं। लेकिन खुशी की बात है कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को बात करते, काम करते देखा है। ये गुण मुझे उनमें नजर आता है और मैं कहूंगा कि तथागत इसको और आगे बढ़ाएं, इस गुण को और आगे बढ़ाएं, इनमें और क्षमता दें। क्योंकि मैं तो महीने में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपके प्रदेश में आऊंगा, लेकिन ये प्रदेश के नेतागण आपके प्रदेश में होंगे जो हर आदेश को गांवों तक इम्प्लीमेंट कराने का, बूथों तक इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे। इसलिए सारी दमदारी से ये लोग लगेंगे तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं ऐसी कुछ, अभी आप लोग 2 तारीख को गए थे लखनऊ, 2 तारीख को आप लोग लखनऊ गए। 2 तारीख को जब लखनऊ गए, मैं आज जिनके घर में खाने गया था तो मैं उनको भी कहा, मैंने कहा आप मुझे लखनऊ में दिखनी चाहिए थी। जिस तरह का समर्पण आप लोगों का है, आप लोग लखनऊ में नहीं दिखे, लेकिन एक मैडम जी हमें दिखी, उनका बेटा भी साथ में था। बहन जी को वायरल फीवर था, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि रेस्ट करना है, किसी से मिलना नहीं। लेकिन 30 लोग जब यहाँ से लखनऊ पहुंचे तो मैंने कहा एक बार बहन जी की डांट भी सुनना होगा तो मैं सुन लूंगा, लेकिन मैं महाराष्ट्र के लोग, आप लोग रुको, मैं व्यक्तिगत तौर पे बहन जी से आप लोगों को मिलवाने का काम करता। और उस बीमार हालत में भी हमने बहन जी से रिक्वेस्ट किया और बहन जी ने 2 मिनट का मैंने टाइम मांगा, 2 मिनट का, और 30 लोगों से कम आपके प्रदेश के 30 लोगों से बहन जी ने एक व्यक्ति से कम सबको मिला के आधे घंटे से 45 मिनट तक डिस्कशन किया, हालचाल पूछा और संगठन का काम पूछा। आप लोग कहते हैं कि बहन जी नहीं मिलती, आप वर्क करो, बाकी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दो। बहन जी से कब मिलना है, और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप वर्क करो, सब कुछ आसान होगा।
लेकिन निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण, चापलूसी तो इसे भी मुझे नहीं आती, मुझे पसंद भी नहीं है। अगर कोई सोचे कि 4 बार हम गुलदस्ते पकड़ा दूंगा राजा राम खुश हो जाएंगे, तो राजा राम को गुलदस्ते से कोई बहुत मतलब होता नहीं है। उनको मतलब है कि आप सेक्टर में, पोलिंग बूथ में, विधानसभा में, जिले में कितना वर्क किया उसकी समीक्षा हमें करा दो, और आप समीक्षा करा दो। इसलिए मैं कहता हूं मुंह नहीं बोलेगा, आपका वर्क बोलेगा, और जिस दिन वर्क बोलेगा तो जिले से लेकर प्रदेश तक, और प्रदेश ही नहीं, हम तो अपनी नेता से कह के नागपुर या महाराष्ट्र के लोगों को सेंटर स्तर पर भी ले जाने की बात अपनी नेता से कह सकता हूं और करवा सकता हूं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया। हमने कहा मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती का मकसद ही यही है। उन्होंने कहा, मेरी जब शुरू में हम लोगों ने जन्मदिन मनाने की बात करता था, तो उन्होंने जयंती का कार्यक्रम, मान्यवर साहब और माननीय बहन जी दोनों लोगों को जयंती का मकसद रखा। उन्होंने कहा भाई आप लोग जयंती मनाते हो, केक काटते हो, हलवा पूरी बनाते हो, लड्डू बांटते हो, गीत का प्रोग्राम रखते हो, घर चले जाते हो, इस जन्मदिन का क्या मकसद है? तो मान्यवर साहब ने कहा, बहन जी ने कहा कि अगर जन्मदिन मनाना है तो उसका एक कोई मकसद होना चाहिए। जो आपने कहा ना संकल्प, और हम उसको कहते थे संगठन की समीक्षा। संगठन का समीक्षा हम लोग मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पे करते थे। संगठन कहां तक बना और आगे हमें क्या काम करना है। लेकिन ये ओपन प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए हमें उस पर बहुत चर्चा नहीं करनी है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती सही माने में वो जयंती होगी कि हम लोग मान्यवर कांसीराम साहब के मकसद को पूरा करने के लिए अगर आज संकल्प ले लें कि बाबा साहब फूले और साहू जी के आंदोलन को जो मान्यवर कांसीराम साहब लेके चले, आज ये लोग हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन 15 मार्च को मान्यवर कांसीराम साहब के जन्मदिन पे माननीय बहन जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस कारवां को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई जयंती नहीं हो सकती है, संकल्प नहीं हो सकता। ये काम आपको करना है। और मैं एक बात कहता हूं, हमने कहा ना हम तो उस परिवार के जिसके माँ बाप को कभी कुर्सी भी नहीं मिली होगी, लेकिन नीला झंडा पकड़ लिया। मैंने कहा उस जिस दलित परिवार से लोगों को बदबू आती थी पसीने से, नीला झंडा पकड़ने के बाद अब उसी गरीब परिवार के माँ बाप को जिसको कभी कुर्सी नहीं दिया, वो बड़ा से बड़ा परिवार अपर कास्ट का भी होगा या बड़ा से बड़ा अफसर भी होगा, बड़े अदब से कहता है कि राजा राम जी मेरे चौकट के अंदर अगर पैर रख देंगे तो मेरी भी कुटिया धन्य हो जाएगी। ये मेरी में क्वालिटी नहीं थी, मैं इतना लायक नहीं था। ये अगर क्वालिटी और लायकी कहीं से आई तो यह मूवमेंट की देन है, बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लाठी में कोई ताकत नहीं, इस देश की बंदूक और तलवार में कोई ताकत नहीं। अगर इस देश में कोई ताकत है तो वह ताकत है पॉलिटिकल पावर, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए इस जयंती के मौके पे संकल्पित होकर आपको जाना है। हमें भी थोड़ा आशा जगी है, बहुत लंबे समय बाद इस तरह के कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है, तो मुझे भी भरोसा हुआ है। मैं और एक दो बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी जन्मदिन का चला था, अभी हमारे साथी ने बताया 39 लाख आप लोगों ने माननीय बहन जी को जन्मदिन पे भेंट किया। अच्छा लगा, बहन जी को भी अच्छा लगा, क्योंकि यह आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो देश में चुनाव लड़ती हैं, जो ये चंदा लेती है, चंदा कहां से आता है, कहां से मिलता है। ये कोर्ट में
याचिका दायर की गई थी। उस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पार्टियां बताएं, तो पता चला कि ये बांड, इलेक्ट्रल बांड जो है वो एसबीआई से जारी किया गया। कोर्ट ने कहा कि आप ये बताओ किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। पहले तो एसबीआई ने आनाकानी किया, लेकिन मजबूर होकर जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया तो उनको बताना पड़ा। और सारे दल, किसी का 13,000 करोड़, किसी का 2,300 करोड़, पहले नंबर पर बीजेपी रही, दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी रही जिनको 2,300 करोड़ मिला था, 2,800 करोड़ कांग्रेस को मिला, 13,000 करोड़ बीजेपी को मिला। और कौन लोगों ने दिया? न्यूज भी चलाया लोगों ने, चंदा दो धंधा लो। सरकार को इन लोगों ने बड़े पैमाने पे चंदा दिया। किस लिए? गरीब का वोट मैनेज करने के लिए, गरीब का वोट खरीदने के लिए बड़े पैमाने पे धन उद्योगपतियों ने दिया। लेकिन बीएसपी को किसी ने 1 रुपये भी नहीं दिया। यहां तक कि समाजवादी को भी पैसे मिले, बीएसपी को 1 रुपये का भी चंदा किसी धनवान ने, उद्योगपति ने नहीं दिया। और बीएसपी में मान्यवर कांशीराम साहब कहते भी थे कि यह आंदोलन हमें किसी उद्योगपति के धन से नहीं चलाना है। यह आंदोलन अगर हमें चलाना है तो हमें इस देश के जो बहुजन समाज के लोग, जिनके तादाद 85 से 90% है, उनके खून और पसीने से चलानी है। आप लोगों को याद होगा मान्यवर कांशीराम साहब जब चुनाव लड़ रहे थे फूलपुर में, यहाँ के लोग भी गए थे, तो उन्होंने नारा दिया था कि 1 वोट और 1 नोट, 1 वोट और 1 नोट से शुरुआत की। और मुझे आज जलगांव के लोग मिले, मुझे वो समय याद आ गया। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब आंदोलन चलाया तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो वो कहते थे मैं अपनी मीटिंगें बेचना शुरू कर दिया। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि मैंने उत्तर प्रदेश में अपनी मीटिंग बेचना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे वजन के बराबर लोग धन देते थे। तो कितना धन आता था? 12,000। वो कहते थे इस तरह एक दिन में 2-2, 3-3 मीटिंग हमने करने लगा। लेकिन जब मेरा आंदोलन तेजी से और प्रदेशों में बढ़ने लगा, देखो कुदरत भी मेहरबान हो रही है, अच्छा मौसम बन रहा है। और अध्यक्ष जी कह रहे थे कि अगर अच्छी नीयत हो, अच्छी सोच हो तो कुदरत भी साथ देती है। और वो आज दिखने लगा कि आप लोग अच्छी सोच और अच्छी नीयत के साथ आए हैं, तो आने वाला समय भी अच्छा होगा। कहीं न कहीं आप लोगों ने मुझे पुष्प से स्वागत किया, तो कुदरत भी आपको कुछ पुष्प रूपी बूंदों से स्वागत कर रही है, इसलिए मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। तो ये चीजें मान्यवर साहब ने कहा, तो आज जलगांव के लोगों ने जब मुझसे कहा तो मुझे याद आ गया। मान्यवर साहब ने कहा मैंने पहला कार्यक्रम जलगांव में दिया, और हमने कहा भाई वजन के हिसाब से हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें अब हमारे जन्म के हिसाब से चाहिए। उन्होंने कहा मेरी 52 साल की उम्र थी, मैंने जलगांव के लोगों से कहा कि मुझे 52,000 चंदा, 52,000 लोग और 3,000 साइकिल, अगर इतना कमिटमेंट आप लोग करो तब हम जलगांव में कार्यक्रम देंगे। कहने का तात्पर्य, और किया भी लोगों ने, दिया भी लोगों ने। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन कभी भी इस देश के धनवानों के पैसे से नहीं चला। और अगर यह आंदोलन धनवानों के पैसे से नहीं चला तो उसका रिजल्ट क्या रहा? जब हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी, भले वो बीजेपी के सहयोग से बनी, लेकिन 4 महीने की सरकार में भी
उन्होंने वह काम कर दिया जो काम, क्योंकि आपका एक उदाहरण देके मैं बात को इससे दूसरे टॉपिक पे जाता हूं कि उस समय पट्टा मिला हुआ था, कागज पे पट्टा, कागज पे पट्टा था, लोग लेके घूमते थे, कागज उनके पास था, जमीन बड़े बड़े लोगों के पास थी, जो बीजेपी के लोग ही थे, बड़े बड़े लोग थे, जमीन उनके पास, पेपर हमारे लोगों के पास। बहन जी ने कहा ये क्या लेके सब घूम रहे हैं? पता चला बहन जी पेपर इनके पास है, जमीनें उन लोगों के पास है जो बीजेपी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। बहन जी ने, साहब ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कागज जमा कराओ और जमीनों पे 1 सप्ताह के अंदर उसे कब्जा दिला दो। और यही हुआ, 1 सप्ताह भी नहीं लगा। हमारे समाज के अफसरों ने रात दिन मेहनत करके जमीनों पे कब्जा दिला दिया। बीजेपी को सबसे ज्यादा बुरा लगा कि हमारे ही सहयोग से सरकार चल रही है और हम ही से सारी जमीन छीन के ये बहुजन समाज के लोगों को दिया जा रहा है। बहन जी ये कर रही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन कोई उद्योगपति से धन से नहीं चला, किसी उद्योगपति से 1 रुपये नहीं लिया, और जब ये आप लोगों के धन से चला तो जब हम मजबूत हुए, सरकार में आए, मुझे याद है साहब कहते थे कि महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बड़ा त्याग किया, बड़ा संघर्ष किया, बड़ा आंदोलन किया, उसमें कुछ लोग शहीद भी हो गए। लेकिन राजीव गांधी ने, महाराष्ट्र के लोग यूनिवर्सिटी मांग रहे थे, राजीव गांधी ने यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कहाँ किया? लखनऊ में जाके 6 एकड़ की जमीन पे। और मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि जो हमने गुरु किल्ली अपने हाथ में ली उत्तर प्रदेश की, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। 1919 में साहू जी महाराज कानपुर की एक सभा में गए थे, तो हम जब गुरु किल्ली उत्तर प्रदेश की अपने हाथों में लिया तो साहू जी के नाम पे 200 एकड़ का जमीन एक्वायर करके कानपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमने किया। आप एक यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में नहीं बनवा पाए, आगरा में बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी। महामाया नगर, जो गौतम बुद्ध जी की माता जी का नाम, महामाया नगर, गौतम बुद्ध नगर जिला बना के गौतम बुद्ध जी के नाम पे यूनिवर्सिटी। और छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं, 200-300 एकड़ जमीनों को कब्जा करके, एक्वायर करके यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। इसलिए जिनके हाथ में चाबी होती है वह सम्मानित होता है, उसका समाज सम्मानित होता है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया कि मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पे आप लोग संकल्पित होके जाएं। तमाम लोग जो गलतफहमियां पैदा करते हैं, क्या जरूरत है माननीय बहन जी को पैसे की, यही तो कहते हैं। कौन कहता है? ये दूसरा कोई नहीं, हमारे लोगों से कहवाते हैं। बहन जी कितने साल सरकार चलाई? 95 में सरकार बनी 4 महीने, 97 में सरकार बनी 6 महीने, इसके बाद बनी 13 महीने, 2007 में बनी 5 साल की। अगर टोटल हम मिला दें तो 7 साल की सरकार। और 7 साल की सरकार में लोग प्रचार ये करते हैं कि बहन जी के पास धन की कमी क्या है। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं जो इस तरह का प्रचार करते हैं? ये वो लोग हैं जो हमारे आंदोलन को रोकने चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। वो लोग ये प्रचार करते हैं। भाई हमने कहा हम तो 200 रुपए लेके बनारस आए और 1 महीना भी नहीं बीतता था, खत्म हो जाता था, लेकिन नीला झंडा पकड़ लिया, माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिल गया तो सांसद विधायक बनने के बाद
हम तो ईमानदार सांसद विधायक में गिने जाते थे, इसके बाद भी कुछ नहीं, तो अब वो स्थिति से तो बहुत ऊपर हम आ गए। अब हमें 200 रुपये की जरूरत है या 200 रुपये के लिए गेहूं चावल नहीं बेचना पड़ता। सांसद विधायक की सैलरी इतनी होती है, 2-4-5 लाख रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बहन जी अगर 7 साल सीएम रही तो अगर उन्होंने एक आध 2 बंगले बना लिया तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? और मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एकाएक फैसला दिया कि पूर्व सीएम जितने हैं उनके सारे सरकारी आवास को खाली करा दिया जाए। अभी 4-5 साल पहले, 6 साल पहले सरकारी आवास खाली कराने का एक आदेश जारी हो गया। अगर बहन कुमारी मायावती जी आप लोगों के थोड़े थोड़े धन से जो आप जन्मदिन पे देते हैं और मौके पे देते हैं, उस धन से अगर वो अपने लिए लखनऊ में आवास का प्रबंध नहीं की होती तो अगर सरकारी आवास खाली कराया गया तो क्या वो अपना सामान लेके सड़क पे खड़ा होती? और इतनी बड़ी नेता, उतना बड़ा नेता कोई और नहीं है जिसके साथ 85 से 90% समाज जिसको अपना आदर्श मानता है। अगर वह नेता अपना सामान लेके चौराहे पे खड़ी होती तो उस नेता का अपमान नहीं है, बल्कि शर्म से इस 85 से 90% का सर झुकता। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने बंगला बना लिया, तो अगर उन्होंने बंगला खाली भी कराया तो उतना ही आलीशान बंगला उसी के बगल में बनाया। महाराष्ट्र के लोगों ने जाके देखा कि जो सरकारी सुविधाएं वहां थी, जितना स्पेस वहां था, वो सारी व्यवस्थाएं माननीय बहन जी के बंगले में भी थी। वहां रुकने का, खाने का सारा प्रबंध था। तो ये क्या बुरा किया? लेकिन एक प्रचार किया जाता है। और अगर वह किसी धनवान का पैसे लेके अगर ये आंदोलन चलाती तो मेरे जैसा व्यक्ति, आपके प्रदेश में भी तमाम ऐसे लोग कोऑर्डिनेटर बन के आए, जिसमें गांधी आजाद जी का नाम आता है, बलिहारी जी का नाम आता है, आर्यन आर्या का नाम आता है, और एक बेटा जो आपके बीच में बोल रहा वो भी उस हाउस का मेंबर रहा जिस हाउस में बाबा साहब को जाने का मौका मिला था। उस हाउस में इस किसान के बेटे, गरीब के बेटे को भी मिला। क्यों मिला? क्योंकि यह आंदोलन बहुजन समाज पार्टी का जब गरीबों ने 1-1, 2-2, 10-10, 50-50, 100-100 रुपए दे के चलाया, तो जब यह पार्टी आगे बढ़ी तो इन्होंने किसी उद्योगपति को सम्मानित करने का काम नहीं किया, बल्कि उसने किसान के बेटे को, गरीब के बेटे को राज्यसभा और विधान परिषद में पहुंचाने का काम किया। इसलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि इनका मकसद मूवमेंट को रोकना है। इसलिए आप लोग चंदा देना कभी बंद मत करना, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। मुझे आज भी याद है, अभी वो नेता जिंदा इसलिए नाम नहीं लूंगा, मान्यवर कांसी राम साहब के पास आया। उसने कहा, साहब जन समूह आपके पास और धन हमारे पास, और हम और आप अगर दोनों मिल जाएं तो पूरे देश पे हमारा कब्जा हो जाएगा। मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये तो माना कि कांसी राम के साथ जनसमूह है। यह बात आपने माना, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि जनता हमारे साथ है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर जनता हमारे पास है तो धन की कमी कैसे हमारे पास होगी, जब मेरे पास करोड़ों लोग हैं। अगर वो 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए भी हमें देंगे तो भी हमारे पास धन की कमी नहीं होगी, और उनके धन से हम आपको टक्कर देंगे। ये किसने कहा? जिसकी जयंती आज मनाने का आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया। मैं आपके घर में जाता हूं, आप हजारों रुपए खर्च करते हो किस चीज में? ड्राई फ्रूट ले आओगे, मिठाई ले आओगे, कोल्ड ड्रिंक ले आओगे, सब ले आओगे। मत ले आओ, ये सब मत हमारे ऊपर खर्च करो। 10 रुपए में भी आप सम्मान दे सकते हो, 2 रोटी खिला सकते हैं, दाल दे दीजिए, सब्जी दे दीजिए। 1000-2000 मत खर्च करिए। 100 रुपए में हमारी आओ भगत कर सकते हैं। और आओ भगत सम्मान केवल खिलाने पिलाने से नहीं होता है,
वो तो दिल से होता है, चाहत से होती है। आप दिल से सम्मान करो, वह पैसे बचाओ और उस पैसे को इस आंदोलन में लगाओ। और यह आंदोलन में जब उस पैसे को लगाओगे और यह आंदोलन जब मंजिल तक पहुंचेगी, तब आप लोगों को भी सम्मान मिलेगा और आपके आने वाली पीढ़ी को भी सम्मान और आपके बच्चे को भी नौकरी या सम्मान मिलेगा। यह अपील आज हम आपके बीच में करने आए। इसलिए मैंने कहा कि हमारे साथी गए लखनऊ, अभी आज भी लोग कह रहे थे, मैंने कहा भाई चलो आगे का भी प्रोग्राम बना लो। मैंने आज भी कहा है कि अध्यक्ष जी आगे का भी प्रोग्राम बना लो। अब बहन जी स्वस्थ हैं, वायरल फीवर ठीक हो गया है, चलो हम खड़ा करा देंगे बहन जी के सामने। आप लोग कहते हो बहन जी मिलती नहीं, मैं खड़ा कराता हूँ बहन जी के सामने, चलो आशीर्वाद लेके आओ। तो मैं तो आज भी कहा हूँ कि मुझे बता दो कौन सी डेट को जाना, लखनऊ आना है, हम ले चलते हैं बहन जी के सामने। तो ऐसा नहीं है कि बहन जी मिलना नहीं चाहती। आप लोग ईमानदारी से मेहनत करें, बहन जी भी मिलेंगी। यह आंदोलन आपका है, इसको चलाने की जिम्मेवारी आपकी है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं इतना कहते हुए कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ लगाया है। मुझे आज ये लगने लगा है कि कहीं न कहीं चाहत तो आपके अंदर भी वही है जो चाहत हमारी नेता के अंदर है। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग भी शासन करने वाले लोग बने। और इस जयंती के मौके पे मैं एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूं, मुझे भी आप लोग भरोसा दो कि अब किसी के बहकावे में नहीं, क्योंकि हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ बहुत बड़ी प्लान हो रहा है और हमारे बीच में हमारे साथी को खड़ा किया जा रहा है, कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है, गुमराह किया जा रहा है, समाज को डिवाइड कर लिया और मंशा है बीएसपी के आंदोलन को रोकने का। हम लोगों से कहते हैं कि भाई आंदोलन, एक विधायक आप जिता लें, एक सांसद जिता लें या जाके कहीं जीत भी जाओ किसी पार्टी से, आप क्या कर लोगे? समाज पे जुल्म होता है, बोलने की हैसियत में नहीं होते। बाबा साहब ने कहा था ना कि हमारे समाज के लोग अगर दूसरे दलों में चले जाएं तो उसी समान होते हैं जैसे कुत्ते की पूंछ है, वो लंबी तो हो सकती है लेकिन ताकतवर नहीं हो सकती। तो अगर हमारा कहीं विधायक भी बन जाएगा तो कोने में पड़ा रहेगा दूसरे दल में, सांसद भी बन जाएगा तो कोने में पड़ा रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया कि किसी भी दल में, चाहे वो आपका नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, कम से कम जब पॉलिटिकल की बात आए, राजनीतिक सत्ता की बात आए, तो वहां अगर वो दूसरे दल में है तो बोल दीजिए कि भैया रिश्तेदारी अलग का मामला है, यहाँ तो बाबा साहब फूले और साहू जी का आंदोलन आगे बढ़ाने का मामला है। यह काम कोई और नहीं, यह कांग्रेस बीजेपी नहीं करती फूले साहू बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए। यह आंदोलन बढ़ाने का काम बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। इसलिए रिश्तेदारी नातेदारी बाद में है, वोट से कोई समझौता नहीं। यह समझौता तो केवल बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के साथ, ये जरूर कहिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक अपील और करता हूं। मैं दिल्ली में था, अभी दिल्ली में, वहां हमारे तमाम भंते लोग थे, हमसे मिले भी, हमने अपील भी की, बहन जी के भी नज़रों में डाला, नॉलेज में डाला। हमारे तमाम लोग गए भी उधर हैं, बिहार में हैं भी, आंदोलन कर रहे हैं। हमारा भी पूरा समर्थन है, सपोर्ट है कि भाई हम जब आपके धर्म स्थली पे कोई हाथ नहीं डालते तो हमारे तथागत वाला हमें मुक्त कर दो, दे दो। बहुजन समाज पार्टी भी इसके लिए समय समय पे बहन जी भी ट्वीट करती हैं और हम लोगों को भी डायरेक्शन देती हैं। मैं भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, मैंने कहा ज्ञापन दो, जाओ, ये सब चीज़ें करो। लेकिन मैं इसके साथ साथ, ये तो आप करो, इसमें कहीं दो राय नहीं, आप करिए। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि उसका उस सबसे बेहतरीन एक रास्ता है। आप उत्तर प्रदेश से जब जाइए, जो दिल्ली से क्रॉस करेंगे, दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पे
देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रतिमा, हम जब और स्टेटों में जाते हैं तो लोग मुझे दिखाते हैं कि साहब बहुत बड़ी प्रतिमा बाबा साहब की यहाँ लगी हुई, तथागत जी की लगी हुई है। जब मैं जाके देखता हूँ तो मुझे इतनी छोटी सी प्रतिमा दिखती है। मैं तो कहता हूँ कि ये तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी प्रतिमा है। वो हमें छोटी क्यों दिखती है? क्योंकि जब हम लखनऊ जाते हैं, जब हम नोएडा जाते हैं, हम कुशीनगर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा है तो उसकी हाइट 20 फुट है, 25 फुट हाइट है। तथागत की देखते हैं तो बड़ी लंबी है, साहू जी फूले जी की देखते हैं तो बड़ी प्रतिमा लगी है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत छोटी प्रतिमा है। अब उसके लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ा, उसके लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ा। और आप अगर नोएडा से घुसे, दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर ही सबसे बड़ी प्रतिमा आपको मिलेगी तथागत गौतम बुद्ध जी की। और गौतम बुद्ध की प्रतिमा के साथ बड़ा सा द्वार बना है, गौतम बुद्ध नगर बनाया गया, द्वार बनाया गया। तमाम चले जाएं, फूले जी, साहू जी, भागीदारी भवन, पेरियार जी, ये सब आपको लखनऊ से लेके नोएडा से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आंदोलन ठीक है, करिए, लेकिन अगर सही माने में अपने धर्म को भी अगर आगे बढ़ाना है तो धर्म उसी का आगे बढ़ता है जो सत्ता जिसके पास होती है। तो पॉलिटिकल पावर अगर आप अपने हाथों में ले लो तो बौद्ध धर्म, जो हमारा धर्म, जो हम लोगों के ब्लड में है, जहन में है, वह धर्म को भी, जिस तरह आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो पूरा किनारे किनारे लोग जाते रहते हैं। तमाम जो बनाए भंते लोग, हम कोई कार्यक्रम करेंगे सारे भंते लोगों को इनवाइट करते हैं, उसी परंपरा में कार्यक्रम करते हैं, वहाँ सम्मानित करते हैं। ये तब संभव हुआ जब हम सत्ता में आए। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा, अपने साथियों से भी कहूंगा कि जो पटना में हो रहा है उसके लिए आप आवाज उठाएं, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी उसमें पूरा सहयोग करें। लेकिन मैं साथ में ये भी अपील करूंगा कि अगर अपने महापुरुषों को सम्मान देना है तो उसके लिए पॉलिटिकल पावर की भी मास्टर चाबी आपको अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, तभी आप अपने महापुरुषों को भी सम्मान दे पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं और ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, आपको बधाई देते हुए, इस आशा भरी उम्मीद के साथ कि बहुजन नायक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसी राम साहब की जयंती पे आप लोग दोनों हाथ खड़ा करके और एक तस्वीर आप लीजिए, क्लियर तस्वीर जो हम अपनी नेता को दिखा सकें। आप संकल्प लो कि मान्यवर कांसी राम साहब की जयंती पे हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस कारवां को हम लोग 2029 में भी अगर विधानसभा का चुनाव आता है तो हम मंजिल तक महाराष्ट्र में पहुंचाएंगे। यह संकल्प लें और यह तस्वीर आप लोग थोड़ा क्लियर लो ताकि हम बहन जी को भी भेजें कि यह है जन सैलाब महाराष्ट्र का, नागपुर का, जिन्होंने मान्यवर कांसी राम साहब की जयंती पे संकल्प लिया है कि बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाएंगे। यह संकल्प दिवस आज नागपुर की धरती पे लिया है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं और ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का फिर धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा और इस उम्मीद के साथ कि अभी तो मैं नागपुर में आया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग हमें अपने जिले में भी बुलाओ, आप लोग अपने गांव में भी बुलाओ, और मैं अपने पदाधिकारियों से भी कहूंगा कि गांव में जाके कैडर देना, प्रोग्राम करना, तैयार करना, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है, तब यह कारवां मंजिल तक पहुंचेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बात कह के बात को समाप्त करूं कि अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आए, यहाँ लोकतंत्र में हम बात सुनने को तैयार हैं। अगर आप हमें कभी कुछ बताना भी चाहते हो तो सिस्टम में जब हम आते हैं तो हमसे मिल के बात कर सकते, अपनी बात बता सकते हैं। और आपकी बात में अगर सत्यता है, आपकी बात में दम है, आपकी बात से आंदोलन
आगे बढ़ सकता है, तो मैं प्रदेश कमेटी को भी ये कहूँगा कि अच्छे साथी हैं, ये अगर मुझसे थोड़ा दूर हैं या मुझसे थोड़ा नाराज भी हैं तो भी इनको गले लगाओ और इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाओ। ये मैं इनको डायरेक्शन दूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय कांसीराम। यह थे राजा राम जी, केंद्रीय प्रभारी महाराष्ट्र प्रदेश बसपा।